हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम मेरे अपाहज बेटे से शादी कर लो नूरुलैन, मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगी। वो फिरोजा बेगम थी, 6 फैक्ट्रियों की मालिक। नूरुलैन उसकी फैक्ट्री में काम करने वाली एक मामूली वर्कर। एक तरफ घर की मजबूरियां तो दूसरी तरफ एक अपाहज का जिंदगी भर का साथ, जो शायद हक़ ज़ौजियत अदा करने के भी काबिल ना था। आखिरकार मजबूरियां जीत गईं। तभी तो 1 महीने बाद वो फिरोजा बेगम के अपाहज बेटे से निकाह कर रही थी। सुहाग रात में फूलों की सेज पर बैठी थी जब अचानक बाहर से उसे शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बाहर आए उसकी आंखें जम गई थीं, क्योंकि सामने खड़ा काशान अली, फिरोजा बेगम का सौतेला बेटा, जो मर्दाना खूबसूरती का शाहकार। फिरोजा बेगम ने उसे कुछ इशारा किया तो नूरुलैन की जान निकल गई। वो कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी जब सिकंदर अली उसके पास आया और हैरानगी से पूछने लगा, क्या हो गया नूर, रो क्यों रही हो? क्या मामा जान ने तुम्हें फिर से डांटा? नहीं, ये कहकर वो मजीद ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। सिकंदर उसके करीब जाकर खड़ा हुआ तो वो जोर से उसके साथ लिपट गई और दर्द भरे लहजे में कहने लगी, खुदा के लिए मुझे यहां से ले जाएं, मुझे इस घर में रही न रहना, मुझे इस घर में कोफ्त होती है। हम दोनों किसी और घर में चले जाते हैं। आपके पास तो इतने सारे घर मौजूद हैं, आप मुझे उनमें से किसी एक घर में लेकर क्यों नहीं जाते? आप मुझे कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या ये मोहब्बत है आपकी? अपनी महबूबा को तकलीफ में देख रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आज फिर हद से ज्यादा जज्बाती हो गई थी। उसकी शादी को 2 महीने गुजर गए थे और ये वो 2 महीने उसने कितनी मुश्किल से काटे थे उसे ही पता था। यार देखो, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मामा का पीछे क्या होगा? तुम जानती हो कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। आजकल तो वैसे भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी हैं। न जाने अब एक कौन सा नया मसला खड़ा हो गया। सिकंदर अली ने धीमे लहजे में कहा और खुद उसके साथ ही बेड पर बैठ गया। उसने नूर का हाथ मजबूती से पकड़ा तो वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए गुस्से से कहने लगी, आप मुझे हाथ भी ना लगाएं, आपका मुझ पर कोई हक नहीं बनता। वो जानता था कि ये सारी बातें वो किस लिए कह रही है, मगर वो खुद बहुत बेबस था। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। सिकंदर अली ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो हत्थे से ही उखड़ गई। वो अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कमर पर हाथ रखते हुए वावेला मचाते हुए कहने लगी, तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं? ना तो आपने हक़ ज़ौजियत अदा किया और ना ही आप मुझे दूसरे घर में ले जाने के लिए तैयार हैं। आज तक किसी लड़की ने अपने मुंह से ये हक नहीं मांगा होगा, मगर मैंने मांगा, क्योंकि मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूं और जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी कुर्बत का भी हकदार हुआ जाता है। मगर आप तो मुझे कोई हक देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। उसको एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। शादी से पहले तक उसे ये लग रहा था कि वो कभी भी सिकंदर अली से मोहब्बत नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे इस इंसान से हमेशा कोफ्त रहेगी। वजह यह थी कि वो अपाहज था, उसमें एक नुक्स मौजूद था। इसे लग रहा था कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन शादी के बाद उसे अंदाजा हुआ कि सबसे ज्यादा ज्यादती तो उस इंसान के साथ हुई है। ये इंसान एक बहुत ही पाकीज़ा इंसान था, अपने रब से बहुत करीब, औरतों की इज्जत करने वाला, लेकिन इसके मामले में ना जाने क्यों वो कोताही कर रहा था। देखो, मैं तुम्हारी ये जिद अभी पूरी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में मौजूद हूं। ये कहकर वो वहां से निकलने ही लगा था कि नूर ने मजबूती से उसकी बाजू पकड़ ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, अगर आप मुझे मेरा हक नहीं दे सकते तो मुझे तलाक दे दें, क्योंकि इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, सिकंदर अली का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसके साथ ही वो खुद भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। नूर को अपनी फिक्र नहीं थी,
बल्कि वो तो इस इंसान के गिरने पर तड़प उठी थी। जल्दी से भागी हुई उसके पास गई और उसे सहारा देकर उठाने लगी। सिकंदर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये लड़की उस पर अपनी जान लौटाने लगी थी और यही देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि नूर को बहुत जल्द एक ऐसा जख्म मिलने वाला है जिसे भरने में एक लंबा अरसा लग जाएगा। तुम क्यों कर रही हो ये सब? आखिर तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है? उसने अब की बार नजरें झुकाते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, आपकी खिदमत करके मुझे सुकून मिल रहा है। आप मेरे शौहर हैं और आपकी खिदमत करके मुझे जन्नत भी मिल सकती है। मैं ये सब कुछ इसीलिए तो कर रही हूं। वो बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर जलन का एहसास हो रहा था। तपिश इतनी शदीद थी कि उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। सिकंदर अली ने उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया। उसने भी सुकून से आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी सी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि रानी थी। छोटी बीबी साहिबा, आप चलें, आपको बड़ी बेगम बुला रही हैं। सिकंदर की मां की तरफ से फिर एक हुक्म आ गया था। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, सिकंदर ने कहा तो वो तेजी से हाँ में सर हिलाने लगी। दोनों एक साथ ही कमरे के अंदर दाखिल हो गए थे। काशान, जो कि सामने ही सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था, जब उसने इस लड़की के साथ अपने भाई को आते हुए देखा तो बौखला गया। जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। रानी भी एकदम परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे बुलाने के लिए काशान साहब नहीं भेजा था। बीबी साहिबा तो सुबह से घर पर ही मौजूद नहीं थी। वो फौरन वहां से चली गई तो नूर भी गुस्से से काशान की तरफ देखने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस इंसान का मुंह नोच डाले जिसने उसकी जिंदगी को अजाब बना दिया था, मगर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। यहां तक कि उसकी अपनी मां भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि काशान उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती कर सकता है। नूर ने एक बार फिर अपनी सास को शिकायत लगाई तो वो उल्टा इसे डांटने लगी और कहने लगी, तुम्हें कौन कहता है कि उस पर अपने हुस्न के जाल फेंका करो? तुम तो जानती हो कि अमीर लोग खूबसूरत औरतों की तरफ फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं, और काशान की फितरत ही ऐसी है कि वो खूबसूरत लड़की को देखकर सुकून से नहीं बैठ सकता। सास की बातें सुनकर वो खामोश हो गई, क्योंकि एक चीज का तो उसे अंदाजा हो गया था कि वो औरत अपने बेटों के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती। चाहे उसका सौतेला बेटा हो या फिर उसका सगा बेटा हो, उसे उनसे बेतहाशा मोहब्बत है और वो उन पर शक भी नहीं कर सकती। और यही सोचकर इसे सबसे ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। या अल्लाह, मैं किस मुश्किल में फंस गई हूं। वो हमेशा ही ये बात सोचा करती थी। जब वो अपनी मां से शिकायत लगाती तो उसकी मां उसे डांटते हुए कहती, कुछ तो खुदा का खौफ करो, इतने अमीर घराने में तुम्हारी शादी हो गई है। जहां तक तुम्हारे शौहर का सवाल है तो वो भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। अगर उसमें एक छोटा सा नुक्स मौजूद है तो तुम्हें चाहिए उस नुक्स को नजरअंदाज कर दो। देखना अल्लाह ताला तुम्हें इसका कितना बेहतरीन नजर देगा। काशान उन दोनों को देखकर बौखला गया था, जबकि सिकंदर अली अपने भाई की नीयत से मुकम्मल तौर पर अनजान उसके करीब ही जाकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे तुम इतने अरसे बाद घर में आए हो, कैसे हो तुम? और आजकल कहाँ पर होते हो? तुम्हारी तो कुछ खबर ही नहीं। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए ही तरस गया था। एक ही सांस में उसने इतने सारे सवालात कर डाले तो उसने भी सुकून भरी एक सांस ली। नूर अभी तक गुस्से से इसकी तरफ देख रही थी। सिकंदर ने जब अपनी बीवी के चेहरे के तासुरात देखे तो उसे थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ, मगर वो मुस्कुराते हुए बोला, नूर आओ ना, तुम भी बैठो, अपने भाई से बातें करो। अब ये बात चेहरे के तासुरात बिगड़ने की बारी काशान की थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। नूर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो छोटे छोटे कदम उठाती सामने सोफे पर जाकर बैठी और टांग पर टांग चढ़ाकर
बहुत ही मासूमियत से बोली। भाईजान आप कैसे हैं? काशान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर वो बेबसी के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसी हो? उसने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे। सिकंदर को इन दोनों की हालत देखकर अजीब महसूस हो रहा था। इतना तो अंदाजा हो गया था कि इन दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उसने रात के वक्त अपनी बेगम साहिबा से इस बारे में बात करने का फैसला किया। काफी देर तक वो लोग बैठे रहे और एक दूसरे से छोटी छोटी बातें करते रहे। नूर किसी खूनख्वार और जख्मी शेरनी की तरह उस इंसान को देखे चली जा रही थी। जब वो वहां से उठकर अपने कमरे में गई तो सिकंदर ने रात की बजाय अभी बात करने का फैसला किया। तुम्हें काशान से क्या मसला है? उसका सवाल नूर को बहुत जहर लगा था। आपको ये पूछना चाहिए था कि उस इंसान को मुझसे क्या मसला है, और यही सवाल मैं भी उस इंसान से पूछना चाहती हूं। क्यों वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? क्यों उसने मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है? ये कहकर वो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। जब भी वो रोती थी सिकंदर को लगता था किसी ने उसके सीने पर खंजर चला दिया हो। क्या हो गया तुम्हें? इससे पहले वो कुछ बोलती, काशान की कही हुई बातें उसके जहन में गूंजने लगी। उसके साथ साथ उसे वो वीडियो भी याद आ गई जिसके बारे में काशान ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश की तो वो इसकी फेक वीडियो हर जगह पर वायरल कर देगा। ना सिर्फ वो अपने शौहर की नजरों में गिर जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया का सामना भी नहीं कर पाएगी। वो मेरा मजाक बनाते हैं, वो सब लोगों के सामने मुझे जलील करते हैं। उसने निगाहें झुका ली थी और धीमे अंदाज में बात करने लगी थी। उसका गुस्सा यकदम खत्म हो गया, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो कुछ भी कर ले, वो इस इंसान का सामना कभी नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा वो अपना ही नुकसान कर देगी। उसकी ये बात सुनकर सिकंदर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, वरना वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो सोच रहा था कि पता नहीं इतना कौन सा बड़ा मसला हो गया कि वो उसके भाई से इस कदर शदीद हद तक नफरत करने लगी है। उसने अपनी बेगम के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं, तुम जानती हो कि वो कितना मजाकिया इंसान है। वो हर किसी के साथ मजाक करते रहते हैं। अगर तुम्हारे साथ उन्होंने कोई हंसी मजाक कर लिया तो उसको अपने दिल पर ना लो, बल्कि उसको एंजॉय करो। आप जानते हैं कि मेरी फितरत ऐसी नहीं है। मैं बहुत हसास तबीयत की मालिक हूं। मुझसे किसी की जरा सी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं होती, और किसी के मजाक तो मैं किसी भी सूरत हैंडल नहीं कर सकती। आप प्लीज उनसे बात करें कि वो मुझसे दूर रहा करें। यार, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं उसे कैसे कह सकता हूं कि वो तुमसे दूर रहे? तुम उसकी भाभी हो। मगर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात उसने इस कदर आहिस्ता आवाज में कही थी कि सिकंदर सुन नहीं पाया था। इसीलिए कहने लगा, क्या मतलब? क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मैं कुछ भी नहीं कह रही, बस आपको जो समझाया है आप ये जाकर अपने भाई को समझा दे, वरना मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। एक तो तुम बार बार घर छोड़ने की धमकी देना शुरू कर देती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये बातें मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाती हैं, मगर उसके बावजूद हर बार तुम वही सब कुछ कहती हो जिससे मेरा दिल दुखता है। मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहती, लेकिन आप मुझे मजबूर कर देते हैं। खैर, अब मैं आपसे भी कहकर थक चुकी हूं। अब तो मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगी और ना ही किसी बात के लिए मजबूर करूंगी। ये कहकर वो नाराज होकर फिर से कमरे से बाहर चली गई, जबकि सिकंदर ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। ये बात सच थी कि उसकी बीवी उसे समझने वाली थी, लेकिन बाज औकात वो हद से ज्यादा बेवकूफियां करने लगती। वो इस वक्त हवेली के पिछले हिस्से में आकर खड़ी थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो अच्छी तरह से जानती थी कि आने वाली शख्सियत काशान ही है। वो उसके कदमों की चाप से उसे पहचान जाती थी।
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं और ना ही तुम्हारा शौहर तुम्हारी कोई बात मानने के लिए तैयार है। यार देखो, कितना बुरा लगता है ना जब आप किसी पर हक रखते हो और कोई आप पर हक रखता हो, लेकिन ना तो वो आपका हक वसूल करने के लिए तैयार हो और ना ही आपको हक देने के लिए तैयार हो। तुम्हें उसके साथ रहते हुए कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर उसके साथ क्यों जिंदगी गुजार रही हो? मुझसे शादी करो, तुम्हें इतने फायदे दूंगा कि तुम फजूल बातें ना करो और अभी और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तो यहां से कहीं भी नहीं जाने वाला। ये तो मेरी हवेली है, अगर यहां से कोई जाएगा तो वो तुम होगी। वो इसकी आंखों में देखता नफरत भरे अंदाज में बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों नहीं मुझे चैन का सांस लेने दे रहे? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाई है तुमने? नहीं दिलचस्पी मुझे तुम्हारे वजूद में और ना ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूं। फिर क्यों हर बार मुंह उठाकर आ जाते हो? मुझे तो तुम्हारी जात में हद से ज्यादा दिलचस्पी है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम्हारे साथ वक्त भी गुजारना चाहता हूं, और अगर मुझे मौका मिला तो बहुत जल्द तुम्हें अपने कमरे में, अपने बिस्तर। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, नूर ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, मगर उसका हाथ बीच में ही रुक गया था। फिरोज ने उसकी आंखों में देखकर गुर्राते हुए कहा, आज तो तुमने ये जुर्रत कर ली, लेकिन अगर दोबारा कभी तुमने ये हिम्मत की तो तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। तुम्हारा शौहर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वो तो पहले से ही बेबस और मजबूर है। उसे एक धक्का दूंगा तो उसे उठने में सदियां लग जाएंगी, और तब तक मैं तुम्हारा काम तमाम भी कर चुका हूंगा। मुझे तुमसे शदीद नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मगर मुझे तुमसे मोहब्बत है मेरी जान, और ये मोहब्बत एक दिन जरूर जीतेगी। मैं अपनी अम्मी को कह कहकर थक चुका था कि मैंने तुमसे निकाह करना है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी मां ने मेरी एक बात नहीं सुनी और तुम्हारी शादी उस अपाहज से कर दी। इतने अरसे बाद उसने इस बात का एतराफ किया था और गुस्से से कमरे के अंदर चला गया था। उसके माथे की रगें तनी हुई थी। वो इस लड़की पर जुल्म नहीं करना चाहता था और ना ही उसे कोई तकलीफ देना चाहता था, मगर वो खुद को रोक नहीं सकता था। जब उसे ये बात याद आती कि उसकी मोहब्बत किसी और की दस्तरस में मौजूद है और वो शख्स भी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई है, तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचती थी। उसका दिल खून के आंसू रोता था। नूर वहीं जमीन पर बैठ गई और अपने माजी के बारे में सोचने लगी। वो एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके घर में इतनी गुर्बत थी कि अक्सर और 3-3 दिन तक फाके चलते रहते थे। उसके बहन भाई भूख से बिलखते रहते थे। अब्बा का तो इंतकाल हो चुका था और अम्मा उसकी एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी, जिससे बहुत कम पैसे मिलते थे। थोड़े ही अरसे के बाद वो बीमार रहने लगी तो उन्होंने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया। जब नूर ने वहां पर काम करने की बात की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि वहां का माहौल ठीक नहीं था। वहां पर बड़ी उम्र के और छोटी उम्र के हर तरह के मर्द हजरात मौजूद थे, जिनमें से बड़ी तादाद तो वैसे लोगों की थी जो हर वक्त लड़कियों को अपने काबू में करने की ताक में लगे रहते थे। वहां की इंतजामिया अच्छी थी, लेकिन वो हद से ज्यादा ख्याल नहीं रख सकती थी। 2-3 बार ऐसे हादसात भी हो चुके थे जिससे औरतें बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थीं और फैक्ट्री भी बदनाम हो चुकी थी। मगर अब नूर भी अपनी मां की हालत नहीं देख सकती थी। उसने फैक्ट्री में जाकर काम करना शुरू कर दिया। वो हद से ज्यादा मेहनती और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। जैसे ही अपना काम मुकम्मल करती, उसी वक्त उसका कज़न उसे लेने आ जाता, जिसके साथ ही वो वापस अपने घर आ जाती थी। एक दिन जब वो बाहर निकली तो उसका कज़न उसे लेने के लिए नहीं आया था। वो बहुत परेशान थी जब फिरोज़ा बेगम, जो कि उस फैक्ट्री की मालिक थीं, वहां से बाहर निकली। उन्होंने पहली बार गौर से इस लड़की को देखा था। बिलाशुबा वो चांद का टुकड़ा थी और बेहद हसीन थी।
गर्मी शदीद होने की वजह से उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया हुआ था। उसकी एक और वजह यह भी थी कि वहां पर आसपास कोई मर्द मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी सिक्योर फील कर रही थी। फिरोज़ा बेगम छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास गईं और उसे कहने लगी, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके लहजे में इस लड़की के लिए सताइश थी। वो धीमे अंदाज में कहने लगी, मेरा कज़न मुझे लेने नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे घर जाऊं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे बच्ची, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देती हूं। उन्होंने इसे इसके घर तक छोड़ दिया था। इसके साथ ही उन्होंने दिल में एक और फैसला भी कर लिया था। वो बहुत ज्यादा खुश थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने अपाहज बेटे का निकाह किससे करवाएं। वो चाहती थी कि लड़की खूबसूरत भी हो और ज़हीन और कम उम्र होने के साथ साथ ज़माने के तौर तरीके भी जानती हो। आज नूर से बात करके उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये वही लड़की है जिसकी वो तलाश में थी। उन्होंने जब इससे निकाह की बात की तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अपाहज से वो निकाह करेगी। उसके ख्वाब तो बहुत ऊंचे थे। बिलाशुबा वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उसके अरमान बाकी लड़कियों की तरह के ही थे। वो चाहती थी कि उसको रुखसत करने के लिए कोई शहजादा आए। वो थी भी बेहद हसीन। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी हुई थी कि फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी में किसी अमीर घराने में कराऊंगी और किसी खूबसूरत इंसान को तुम्हारा दूल्हा बनाऊंगी। मगर अब हालात इतने ख़राब हो गए थे और सब कुछ इतना बदल गया था कि उसकी माँ अपने वादे पर कायम ही ना रह सकी। दूसरी तरफ घर की बढ़ती हुई मजबूरियां, गुर्बत और अम्मा की बीमारी, इन सब के हाथों वो मजबूर हो गई और उसने सिकंदर अली से निकाह करने का फैसला कर लिया। जिस दिन उसने जाकर फिरोज़ा बेगम को बताया था, उस दिन घर आने के बाद वो काफ़ी देर तक रोती रही। उसे एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि किस्मत उसके साथ इतना गंदा मजाक करेगी। जब उसने अपनी माँ को बताया तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई, क्योंकि उसकी माँ को तो पैसा नजर आ रहा था जो इस शादी के बाद इस घर में आने वाला था। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उसका निकाह सिकंदर अली से करवा दिया गया। उसके साथ ही उसके घर वालों को एक मोटी रकम भी दे दी गई थी। फिरोज़ा बेगम ने उनसे वादा किया था कि हर महीने राशन पानी भी आपको मिलता रहेगा। आमना बेगम तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें जो कुछ चाहिए था वो तो उन्हें मिल गया था। इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनके छोटे बेटियां बेटे थे जो अक्सर भूख की वजह से रोते रहते थे। ये देखकर उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती थी। उनको खुश करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की कुर्बानी दे दी थी और अब इस पर वो शर्मिंदा भी नहीं थी। निकाह से तकरीबन 1 हफ्ता पहले वो अपनी सास के साथ निकाह का जोड़ा खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल गई। काशान अली, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर आया था, जब उसने अपनी माँ के पहलू में इस कदर खूबसूरत लड़की को चलते हुए देखा तो वो चंद लम्हों में अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये वही लड़की थी जिससे आज से 3 महीने पहले उसने अपने दोस्त के घर में देखा था। उसका दोस्त भी नूर के मोहल्ले में जाता था और कदरे गरीब इंसान था। काशान से उसकी दोस्ती इसी वजह से हुई थी क्योंकि एक बार उसने काशान की मदद की थी और उसकी जान बचाई थी। उस दिन के बाद वो अपने दोस्त फारूक के घर के चक्कर लगाने लगा और वो उनकी मदद भी करता था और अपने दोस्त के साथ वक्त गुजार कर उसे बहुत खुशी भी मिलती थी। नूर उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि उसके मैट्रिक का रिजल्ट आया था। उसने पूरे ज़िले में टॉप किया था और यही खुशखबरी सुनाने के लिए वो मारिया के घर गई। जब कमरे से बाहर निकल रही थी तो वो अपने ध्यान में थी। अचानक ही उसका सर किसी सख्त चीज से टकराया। निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही वो सूटेड बूटीड आदमी खड़ा था जिसे वो पहली बार यहां पर देख रही थी। आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं चल सकते?
उसने थोड़ा गुस्से से सवाल किया तो काशान के माथे पर भी बल पड़ गए। वो उसी के अंदाज में कहने लगा, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? देखें, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसने उंगली उठाकर कहा। मोहतरमा, बदतमीजी आपने पहले खुद शुरू की थी, और ये उंगली नीचे करें, वरना मैं हाथ तोड़ना अच्छे से जानता हूं। नूर का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया, और ये मंजर देखकर काशान को न जाने क्यों बहुत मजा आ रहा था। उसी वक्त फारूक वहां पर आ गया और उनसे सवाल करते हुए बोला, क्या हो गया है? तुम लोग बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? भाई, पता नहीं ये कौन है और यहां पर कैसे आ गया, उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो फारूक मुस्कुराते हुए बोला, अरे गुड़िया, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये काशान है जिसका अक्सर ही जिक्र करता रहता हूं। मगर वो तो बातों से बहुत ही अच्छे इंसान लगते थे, ये तो बहुत ही बदतमीज हैं। ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी। वो जबान की बहुत तेज थी, जब भी वो बोलती थी सोचे समझे बगैर ही बोलती थी। बाद में जाकर उसे एहसास होता था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर गुजर चुकी होती थी। तब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता था। फारूक ने फिक्रमंदी से काशान के चेहरे की तरफ देखा और माजरत करते हुए कहने लगा, यार माफ कर देना, ये लड़की थोड़ी सी दिमाग से पैदल है। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। तुमने तो मुझे ये भी बताया था कि ये बहुत लायक है और पढ़ाई में बहुत आगे है। हाँ, वो तो मैं तुम्हें बताता ही रहता था। अरे आज इसने मैट्रिक में टॉप किया है, मैं इसे मुबारकबाद देना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। ये उसकी नूर के साथ पहली मुलाकात थी। उसके बाद उसकी 2-3 बार मुलाकात होती रही, मगर फिर वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया। वहां जाकर भी उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। न जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी जिसने फारूक को उसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वो ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचता रहता। ऐसा नहीं था कि उसकी जिंदगी में पहले कोई लड़की नहीं आई थी, मगर नूर इस कदर मासूम थी कि वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसने फैसला किया था कि जब वो पाकिस्तान वापस जाएगा तो अपनी माँ से उससे निकाह के बारे में बात करेगा। वैसे भी उसे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो शरीफ हो, जिसके दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात ना रह चुके हों, और अब उसे वो लड़की मिल चुकी थी। जब वो अपने मुल्क वापस गया उस दिन वो बहुत खुश था। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब उसकी नज़र अपने घर पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो हैरान रह गया, क्योंकि घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो फिरोज़ा बेगम मुस्कुराते हुए सब मेहमानों से मिल रही थी और कुछ मेहमानों को अलविदा कर रही थी। बेटे को देखकर उन्होंने आंख से उसे साइड पर जाने का इशारा किया। खुद वो फिर से मेहमानों में मसरूफ हो गई। नूर को भी कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका दिल इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह कांप रहा था, जिसको मेले में अकेला छोड़ दिया गया हो और वो अपने माँ बाप को तलाश कर रहा हो। सिकंदर अली अभी तक कमरे में नहीं आया था, क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करेगा, मगर फिर अपनी मां की वजह से मजबूर होकर उसने इस शादी के लिए हामी भर ली थी। जब फिरोज़ा बेगम ने काशान अली को बताया कि तुम्हारे भाई का निकाह हो गया है, तो वो हत्थे से ही उखड़ गया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरी गैर मौजूदगी में इसका निकाह क्यों किया? क्या आपने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं उसकी शादी में शरीक हो जाता? नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने उसकी शादी धूमधाम से नहीं की, बल्कि अभी तो उसका निकाह सादगी से हुआ। बाद में जब उसका वलीमा करवाऊंगी तो जाहिर है अपने बड़े बेटे को उसमें जरूर शामिल करूंगी। फिलहाल तुम इन सारी बातों को नजरअंदाज करो और अपने भाई की दुल्हन को देखो। जरा देखो मैंने उसके लिए कितनी प्यारी लड़की पसंद की है,
जो उसके साथ बिल्कुल जचेगी। माँ की बात सुनकर वो हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से उनके चेहरे को देखने लगा और फिर घुराते हुए कहने लगा, आप जानती नहीं है कि उसके पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। वो ना सिर्फ अपाहज है बल्कि उसके साथ साथ वो कैंसर का भी मरीज है, और ये भी कि वो हक़ ज़ौजियत अदा। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने डॉक्टर से इस सिलसिले में बात की थी और उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा है कि वो हक़ ज़ौजियत अदा कर सकता है। तुम इन सब चीज़ों को फ़िलहाल नज़रअंदाज करो और आने वाले वक्त की तरफ तवज्जो दो। जहाँ तक उसके कैंसर का सवाल है तो मुझे लगता है वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। मेरा दिल मुझे कह रहा है। आप उस बात को मान रही हैं जो आपका दिल आपको कह रहा है, और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही हैं जो डॉक्टर ने आपको कही थी। क्यों आप किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? उसी वक्त ही वो भी बाहर निकल आई, क्योंकि उसे बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन जब सामने खड़े एक शख्स को देखा तो एक लम्हे के लिए वो खुद हैरान रह गई। उसे तो वो फारूक भाई के घर में देखा करती थी और ये उनका सबसे अमीर दोस्त था। ये यहाँ पर क्या कर रहा था? वो कदरे परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ जब काशान अली ने अपनी मोहब्बत को यहाँ पर देखा तो उसे लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि किस्मत उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। उसकी माँ उसे कहने लगी, बेटा ये तुम्हारी भाभी है। तब नूर को भी हैरत हुई और काशान तो सदमे में ही चला गया था। वो तो पाकिस्तान इतनी जल्दी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आया था कि वो इस लड़की से निकाह करेगा, इसे अपनी बीवी बनाएगा। वो नहीं जानता था कि जिस लड़की से वो निकाह करना चाहता है वो उसके भाई के निकाह में चली जाएगी। बेटे के चेहरे के तासुरात देखकर उन्हें शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बहू को दोबारा कमरे के अंदर जाने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुतवज्जो हो गई। काशान अली की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बेबसी से बोला, आज आपने फिर से मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं आपका सौतेला बेटा हूं। मैंने कभी भी आपको अपनी सौतेली मां नहीं माना था, लेकिन आपने हर मौके पर मुझे एहसास दिलाती आई हैं। आप इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गए? जिस लड़की का निकाह आपने मेरे भाई से किया है, मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत कि मैं बयान नहीं कर सकता, और ये मोहब्बत मैंने अपने दिल में दबा कर रखी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं उससे पहले मुलाकातें नहीं करूंगा और ना ही उसे खराब करूंगा, बल्कि जब थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। मैं नहीं जानता था आप उसे इस तरह से मुझसे छीन लेंगी। अम्मी जान, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपने एक बार फिर मेरा दिल तोड़ दिया है। बात करके वो तेजी से अपने कमरे में चला गया, जबकि फिरोजा बेगम वहीं जमीन पर गिर गई। वो जब भी उसके साथ बेहतरी करने के बारे में सोचती थी, कुछ न कुछ गलत ही हो जाता था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों किस्मत हमेशा ही उनको एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर देती है जहां वो अपने बेटे काशान की ख्वाहिश को हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। अब उन्हें इस लड़की पर भी गुस्सा आने लगा। रात को उन्होंने सिकंदर अली को बड़ी मुश्किल से कमरे में भेजा था। वो अंदर जाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। जब वो लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो नूर की आंखों में आंसू आ गए, यानी वो वक्त आ चुका था। उसने अपनी गर्दन मजीद झुका ली। वो उसके साथ ही बेड पर जाकर बैठ गया और धीमी आवाज में कहने लगा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। बेसाख्ता नजरें उठाकर देखा तो ये तो वही सिकंदर अली था जिसकी बातें वो सुना करती थी। दरअसल वो सोशल मीडिया पर मौजूद था और दीन का दर्स देता था। उसने बहुत से लोगों को गुनाहों से बाहर निकाला था और ये तो एक बहुत ही मशहूर इंसान था।
वो इस इंसान को बेतहाशा पसंद करती थी। इसी वजह से ही तो उसने मुख्तलिफ गुनाह छोड़े थे और दोबारा से नेकी की तरफ राग़िब हो गई थी। और अब यही इंसान दूल्हे के रूप में उसके सामने बैठा हुआ था। उसे कभी भी इस बात के बारे में पता नहीं चल सका था कि वो अपाहज है, क्योंकि सिकंदर अली ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी सोशल मीडिया से छुपा कर रखी थी। उसे हैरत से अपनी जानिब तकता पाकर सिकंदर अली के लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा, मैं जानता हूं तुम मुझे पहचान गई हो। यकीनन तुम्हारा शुमार भी उन चंद लोगों में होता है जो मुझे सुनते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरी जो तस्वीर बनी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी होगी और तुम्हारे जहन में मेरा जो तसव्वुर था वो भी मसला जा चुका होगा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, वो तेज़ी से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने तो तहज्जुद में भी आपके लिए दुआएं मांगी हैं। वो पुरजोश अंदाज में बातें करने लगी थी। अभी तो उसे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसका शौहर अपाहज है। उसे तो सिर्फ ये पता था कि जिसके लिए उसने इतनी ज़्यादा दुआएं मांगी हुई थी वो इसके सामने बैठा हुआ था। पूरी रात वो उसके साथ बैठी बातें करती रही और फिर रात के वक्त वो सो गई। उसे अजीब लग रहा था क्योंकि वो दुल्हन थी। उसकी सहेलियों ने उसे जो कुछ भी बताया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले 3-4 दिन भी ऐसे ही गुजर गए। अब उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ वो एक नौकरानी की हैसियत रखती है जो उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करती है, उसका ख्याल रखती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बात ये नहीं थी कि वो इसका ख्याल नहीं रखता था या फिर उसे अपने पास बिठाकर उससे बातें नहीं करता था। ऐसा सब कुछ हो रहा था मगर उसने अभी तक हक़ ज़ौजियत अदा नहीं किया था। उसने अपनी माँ को तसल्ली दे दी थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो ये सब करने के काबिल नहीं था और अब वो ये बात अपने मुंह से अपनी बीवी को नहीं बताना चाहता था। उसे बहुत अफसोस होता और तकलीफ भी पहुंचती, क्योंकि वो जानता था कि नूर उससे हद से ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। शुरू में उसने ये शादी इसकी माँ की वजह से मजबूर होकर की थी, लेकिन बाद में उस पर यह हकीकत भी आश्कार हो गई थी कि वो काफ़ी पहले से ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसकी कमज़ोरी जानने के बावजूद भी इसके साथ रह रही है। दूसरी तरफ काशान अली ने नूर की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। वो हर वक्त उसे तंग करता रहता था, उसे जहनी तकलीफ पहुंचाता रहता था। अब तो उसने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि तुम जल्दी से अपने सिकंदर से तलाक ले लो ताकि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। उससे तो तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलना, उल्टा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। ना सिर्फ तुम्हारी जवानी ज़ाया हो रही है बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारा हुस्न भी उसकी वजह से ढल रहा है। ना तो वो तुम्हारे किसी काम का है और ना ही कभी काम आ पाएगा। उसकी बातें सुनकर वो चीख उठती थी। उसे इन सारी बातों पर यकीन नहीं आता था और अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो वो चाहती थी कि सिकंदर अली खुद उससे इस बारे में बात करे, मगर वो भी तो खामोश होकर बैठा हुआ था। ना तो वो इसकी तरह इसकी किसी बात का जवाब देता था और ना ही इस बारे में खुद बात करने की कोशिश करता था। और ये सारी चीज़ें नूर को बहुत तकलीफ पहुंचाती थी। एक दिन वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब काशान अली उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसे पता भी चल गया था कि ये काशान ही है, क्योंकि उसके आने का अंदाज ऐसा था। तुम फिर से यहां पर आ गए, तुम्हें अपने कमरे में आराम क्यों नहीं? उसने चिढ़ते हुए कहा। मेरी मोहब्बत यहां खड़ी है, मैं कैसे अपने कमरे में बैठ सकता हूं? वो उसी के अंदाज में बोला, मगर उसका लहजा काटदार था। मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूं, मगर मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है
और तुम्हारे लिए तो मैं किसी भी हद से गुजरने को तैयार हूं। तुम्हें मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस इंसान से जल्द अज जल्द तलाक ले लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मेरे किसी भी काम का नहीं है तो इससे तुम्हारा कोई मसला नहीं। बेहतर यह है कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दो, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना छोड़ दो। मुझे इस तरह के लोगों से शदीद नफरत है और मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे पीछे कितना पागल हो रहा हूं। तुम सिर्फ एक इशारा करोगी और मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। मैं उसका एक्स। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, नूर का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मजीद कोई बात निकाली, मैं तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये सब कुछ बकने की? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम नहीं जानती कि तुमने किस पर हाथ उठाया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैंने एक 2 टके के बिजनेसमैन काशान पर हाथ उठाया है जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। मैं तुमसे बहुत जल्द इसका हिसाब लूंगा। ये कहकर वो वहां से जा चुका था जब नूर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। काशान का कोई भरोसा भी नहीं था। अगर वो वाकई उसके शौहर को जान से मार देता तो फिर वो क्या करती? अब यही सोचें उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। कुछ दिन मजीद गुजरे तो सिकंदर अली ने उसके कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए थे। वो उससे पूछती रही थी कि ये कागजात किस चीज के हैं, मगर वो मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं कर रहा था। उन दिनों वो बहुत ज्यादा परेशान और खामोश खामोश रहने लगा था। उसकी डॉक्टर से बात हुई थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके पास बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। ये बात उसने घर में किसी को भी नहीं बता रखी थी। और फिर एक दिन जब वो अपने ड्राइवर के साथ वापस आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बात सच थी कि उसकी जान कैंसर ने नहीं ली थी, मगर एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ था कि उसकी रूह इस फानी दुनिया से परवास कर गई थी। बेटे की वफात के बाद उन्होंने बहू को भी उसकी मां के घर भेज दिया। नूर हर वक्त रोती रहती थी और अपने शौहर के बारे में सोचती रहती थी। उसे लग रहा था ये सब कुछ काशान अली ने जानबूझकर करवाया है, क्योंकि एक बार पहले भी वो उसके शौहर के एक्सीडेंट की बात कर रहा था। दूसरी तरफ उसके घर के हालात भी खराब हो गए थे, क्योंकि अब उन लोगों ने पैसे देना भी बंद कर दिए थे, जिस वजह से वो उसे दुल्हन बनाकर ले गई थी। अब तो वो वजह खत्म हो गई थी। मगर हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही अरसे बाद उसकी सास वापस आ गई। उनका लहजा बहुत ही मीठा था। उन्होंने जो बात कही वो सुनकर इसे लगा कि इसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो उसे काशान अली की बीवी बनने की पेशकश कर रही थी। इसे ये बातें हजम नहीं हो रही थी। इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इस बार फिर मां के हाथों मजबूर होकर उसने निकाह करने की हामी भर ली। निकाह के बाद उसे पता चला था कि यह शादी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है ताकि जो दौलत सिकंदर अली ने उसके नाम की थी वो फिरोजा बेगम अब वापस लेना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर निकाह करने से पहले अगर उन्होंने वकील की बातें इसके घर वालों को बता दी तो शायद वो लोग चालाकी करें। वो आमना बेगम से अच्छे तरीके से वाकिफ थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले निकाह किया। अब वो काशान अली की बीवी बन चुकी थी और कानूनी तौर पर अब वो उसके हिस्से पर भी हक रखता था। जब बाद में उसे इस बारे में पता चला तो नूर के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो नफरत भरे अंदाज में फिरोजा बेगम को कहने लगी, अगर आप मुझसे यूं ही वो सारी दौलत मांग लेती तो मैं आपके हवाले कर देती। इतनी बड़ी चाल चलने की क्या जरूरत थी, और मुझे ऐसे घटिया इंसान के हवाले करने की क्या जरूरत थी जिसने मेरे शौहर की जान ले ली।
पहले तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, फिर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने एक साथ 3 थप्पड़ उसके चेहरे पर मारे थे और चीखते हुए कहा था, अगर दोबारा कभी तुमने मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था और तुम्हारी हमेशा बात को अहमियत दी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मेरी इज्जत की वजह से तुम ट्रैक से उतर रही हो और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि औरत को कैसे सीधा करते हैं। ये पहली बार थी जब उसने किसी औरत पर हाथ उठाया था। नूर तो बेयकीनी और खौफ के मिले जुले तासुरात से उसके चेहरे को देख रही थी, जिसने अपनी मां फेरोजा का भी ख्याल नहीं रखा था। और ये बात भी कुछ दिनों के बाद सच साबित हो गई थी कि उसका एक्सीडेंट काशान अली ने नहीं करवाया था, बल्कि वो तो कुदरती तौर पर हुआ था। काशान अब ना तो उससे किसी किस्म की कोई बात करता था और ना ही उसके करीब जाता था। 1-2 बार उसने खुद ही मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से खामोशी का सामना करना पड़ा। वो बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और चिढ़ चुकी थी, पहले सिकंदर और अब ये। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहां से कहीं दूर भाग जाए। एक दिन उसने कोशिश भी की, लेकिन काशान उसे बीच रास्ते से ही पकड़ कर लाया और उसे खींचते हुए कमरे में लेकर गया और उसे जोर से बेड पर पटकते हुए कहने लगा, तुम मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो? मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहती हूं, मगर तुम्हारी वजह से मुझे वो भी नहीं मिल रहा। तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मेरे साथ ये बेरुखी इख्तियार करनी थी तो मुझसे निकाह करने की क्या जरूरत थी? मैं बेरुखी नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं तुमसे वाकई में नाराज हूं। तुमने सिकंदर से मोहब्बत का जो ड्रामा किया था, मैं उससे अच्छे तरीके से वाकिफ था। मुझे पता था कि तुम जानती हो कि उसे कुछ ही दिनों के बाद मर जाना है, इसीलिए तुम उसे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसीलिए तुम उसकी झूठी तारीफें करती रहती थी, उसके पीछे भागती थी, उसे यह एहसास दिलाती थी कि तुम उसके लिए पागल हो रही हो। तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला? इसने बेयकीनी से पूछा। मैंने तुम्हें अपनी अम्मी से बातें करते हुए सुन लिया था। अगर तुम उसी वक्त मुझे सारी हकीकत के बारे में बता देती तो शायद मुझे इस तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। ये बेरुखी भी मैंने तुम्हें इसीलिए दिखाई है ताकि तुम भी वो तकलीफ महसूस करो जो मैंने की थी। बात करते करते वो खामोश हो गया। अब वो काफी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ वो भी सुकून में आ चुकी थी। उसकी जिंदगी में जो सिकंदर अली के नाम वाली आजमाइश थी वो खत्म हो चुकी थी। उसे यकीन था कि अब उसकी जिंदगी में काशान खुशियां लेकर आएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।